नमस्कार। आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी BNSS के तहत पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उसको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जी। मतलब जब कोई अपराध होता है और उसकी सूचना पुलिस तक पहुंचती है तो उस पहले मोमेंट से लेकर कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट देने तक असल में होता क्या क्या है। हमारी ये जो बातचीत है ये BNSS के प्रावधानों और कुछ बहुत जरूरी अदालती फैसलों पर आधारित रहेगी। बिल्कुल। और हमारा मकसद ये समझना है कि ये जनरल डायरी, 0 FIR, फिर FIR, जांच और अंतिम रिपोर्ट, ये सब कदम क्या हैं और ये न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए इतने जरूरी क्यों माने जाते हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। कभी सोचा है कि जब कोई पुलिस स्टेशन जाता है कोई शिकायत लेकर तो उसके बाद पर्दे के पीछे क्या कहानी चलती है? चलिए आज इसी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रक्रिया है। मतलब एक के बाद एक कदम जुड़े हुए हैं। ये सब कोई कागजी कार्रवाई नहीं है। ये तय करता है कि जांच ठीक से हो, निष्पक्ष हो और हर चीज का रिकॉर्ड रहे। अच्छा, तो फिर शुरू करते हैं एकदम पहले कदम से। जब पुलिस को किसी भी तरह की घटना की सूचना मिलती है, छोटी हो या बड़ी, सबसे पहला रिकॉर्ड कहाँ बनता है? देखिए, सबसे पहली एंट्री होती है जनरल डायरी में, जिसे हम GD कहते हैं। GD, ओके। हाँ, स्टेशन डायरी या रोजनामचा भी कहते हैं। BNSS के तहत ये हर पुलिस स्टेशन की एक तरह से ऑफिशियल लॉगबुक है। लॉगबुक, ठीक है। और इसमें सिर्फ अपराध ही नहीं बल्कि उस स्टेशन की पूरी दिनचर्या दर्ज होती है। मतलब कौन ऑफिसर कब आया, कब गया, गश्त पर कौन है, कौन नागरिक आया, क्या शिकायत लाया। हर तरह की शिकायत? हाँ, हर तरह की, चाहे वो संज्ञेय अपराध की सूचना हो या असंज्ञेय की। एक मिनट, आपने ये 2 शब्द इस्तेमाल किए, संज्ञेय और असंज्ञेय। थोड़ा समझाएंगे इस प्रक्रिया के हिसाब से इनका क्या मतलब है? हाँ, ये फर्क जरूरी है। देखिए, संज्ञेय अपराध मतलब वो सीरियस वाले अपराध जिनमें पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार होता है, जैसे चोरी, डकैती, हत्या वगैरह। ठीक है। और असंज्ञेय थोड़े कम गंभीर होते हैं, जैसे मानहानि या हल्की मारपीट। इनमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की इजाजत के जांच या गिरफ्तारी नहीं कर सकती। अच्छा। तो GD में हर तरह की सूचना दर्ज होगी, चाहे वो संज्ञेय हो या असंज्ञेय। इसके अलावा गिरफ्तारी हुई, जमानत मिली, मालखाने में क्या सामान आया गया, कोर्ट के काम, सब कुछ GD में जाता है। तो ये GD सिर्फ एक रूटीन लॉगबुक नहीं हुई, फिर इसका कोई कानूनी वजन भी है? बहुत ज्यादा। GD एंट्री एक तरह से पुलिस की कार्रवाई का पहला पक्का सबूत है। अच्छा। हाँ, ये साबित करता है कि पुलिस को सूचना मिली थी और उन्होंने उस पर ध्यान दिया। मतलब पुलिस इन एक्शन है। इससे बाद में ये कहना मुश्किल हो जाता है कि सूचना मिली ही नहीं या देर से मिली, और इसे अदालत में सबूत के तौर पर भी पेश किया जा सकता है। तो हाँ, पारदर्शिता और जवाबदेही की शुरुआत यहीं से होती है। यहीं पर एक और चीज आती है जो बहुत जरूरी है, 0 FIR। कई बार लोग सोचते हैं कि भाई अपराध तो हमारे इलाके में हुआ नहीं तो पुलिस क्यों रिपोर्ट लिखेगी। क्या 0 FIR इसी का हल है? बिल्कुल बिल्कुल। 0 FIR का कॉन्सेप्ट इसीलिए है। मान लीजिए कोई गंभीर अपराध, मतलब संज्ञेय अपराध हुआ एक थाना क्षेत्र में। हाँ। लेकिन पीड़ित किसी वजह से दूसरे थाना क्षेत्र के पुलिस स्टेशन पहुंच गया। तो वो दूसरा पुलिस स्टेशन ये नहीं कह सकता कि ये हमारे इलाके का मामला नहीं, हम नहीं लिखेंगे। अच्छा। हाँ, वो सूचना दर्ज करेंगे पर उसे कोई परमानेंट FIR नंबर नहीं देंगे। उसे अस्थायी तौर पर सीरियल नंबर 0 दिया जाता है। ओह अच्छा, इसलिए 0 FIR। हाँ, इसलिए। और फिर इसे जांच के लिए उस पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है जिसके इलाके में असल में अपराध हुआ था। क्या 0 FIR दर्ज करने से पहले भी जानकारी GD में जाती है? हाँ, नियम तो यही है कि 0 FIR से पहले भी जो सूचना मिली है वो उस थाने की GD में दर्ज होगी। 0 FIR का मकसद साफ है, पीड़ित को तुरंत कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार मिले, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। मतलब न्याय मिलना थाने की सीमा पर निर्भर नहीं करना चाहिए। और अदालतों ने भी इस पर जोर दिया होगा, निश्चय ही। बिल्कुल दिया है। अनीता कुशवाहा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि न्याय तक पहुंच मौलिक अधिकार है। हाँ। और अगर सूचना संज्ञेय अपराध की है तो 0 FIR दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य है। वो क्षेत्राधिकार का बहाना नहीं बना सकते। तो सीधी बात है, अपराध कहीं भी हो, पीड़ित किसी भी पास के थाने में जा सकता है। ठीक है, तो GD में एंट्री हो गई, 0 FIR भी समझ आ गया। अब वापस उस स्थिति पर आते हैं जहां सूचना किसी संज्ञेय अपराध के बारे में है। GD एंट्री के बाद अगला फॉर्मल स्टेप क्या होता है? अगला और बहुत महत्वपूर्ण कदम है प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी FIR दर्ज करना। FIR, हाँ, ये BNSS के तहत होती है। इसकी कुछ जरूरी शर्तें हैं, जैसे सूचना लिखित में दर्ज होगी, सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी, उस पर उनके दस्तखत या अंगूठे का निशान लिया जाएगा, और सबसे जरूरी
एफआईआर की एक कॉपी उन्हें तुरंत फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। ये उनका अधिकार है। ये कॉपी देना जरूरी है? बहुत जरूरी। ये पीड़ित का अधिकार है और पारदर्शिता के लिए भी अहम है। क्या महिलाओं या बच्चों जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने के लिए कुछ खास इंतजाम है? हाँ, बिल्कुल। बीएनएसएस में इस पर खास ध्यान दिया गया है। कुछ विशेष प्रावधान है। जैसे अगर सूचना देने वाली कोई महिला है या बच्चा है या कोई विकलांग व्यक्ति है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि एफआईआर कोई महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज करे। और कुछ खास अपराधों में, जैसे यौन उत्पीड़न वाले मामलों में, यह अनिवार्य है कि सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी ही एफआईआर दर्ज करें। ये तो बहुत अच्छा प्रावधान है। मरीद बात और, अगर पीड़िता मान लीजिए किसी यौन हिंसा या एसिड अटैक की शिकार है और वो थाने आने की हालत में नहीं है, हाँ, तो पुलिस की ड्यूटी है कि वो महिला अधिकारी के साथ उनके घर या किसी सुविधाजनक जगह पर जाके एफआईआर दर्ज करें। ये प्रक्रिया को वाकई मानवीय बनाता है। बिल्कुल। तो एफआईआर दर्ज हो गई, अब असली काम शुरू होता होगा, सबूत इकट्ठा करना, जांच पड़ताल। हाँ, बिल्कुल। एफआईआर के बाद शुरू होती है जांच, यानी इन्वेस्टिगेशन। ये काफी डिटेल प्रोसेस है। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले तो जांच अधिकारी यानी आईओ घटनास्थल पर जाता है। स्पॉट पे? हाँ, स्पॉट इंस्पेक्शन। वहां बारीकी से सब देखता है, सबूत तलाशता है, कोई हथियार, खून के निशान, फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, कुछ भी। फिर घटनास्थल की तस्वीरें ली जाती हैं, आजकल वीडियो भी बनाते हैं, और एक नक्शा या स्केच मैप तैयार किया जाता है। नक्शा क्यों? ताकि बाद में कोर्ट में घटनास्थल की पूरी तस्वीर साफ हो सके। कहाँ क्या मिला, कौन सी चीज कहाँ थी, ये सब। कोई सामान मिला या खून लगे कपड़े मिले, ठीक है, तो कानून ये कहता है कि ऐसी कोई भी जब्ती कम से कम 2 स्वतंत्र और स्थानीय गवाहों की मौजूदगी में होनी चाहिए। अच्छा, गवाहों के सामने? हाँ, इन्हीं गवाहों को पंच कहते हैं। जब्ती के समय एक लिस्ट बनती है कि क्या क्या जब्त किया, कहाँ से किया, कब किया। इस पर उन पंच गवाहों के दस्तखत होते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये पंच गवाह हमेशा स्वतंत्र होते हैं? कहीं पुलिस अपने ही लोगों को तो नहीं? ये चिंता बिल्कुल जायज है। कानून कहता है कि गवाह स्वतंत्र और सम्मानित स्थानीय व्यक्ति होने चाहिए, जिनका उस केस से कोई लेना देना ना हो। पंचनामा का मकसद ही यही है कि जब्ती की प्रक्रिया पारदर्शी रहे, उस पर कोई सवाल ना उठे। अगर गवाह स्वतंत्र नहीं होंगे तो कोर्ट में पंचनामा की वैल्यू कम हो सकती है। ये इसलिए जरूरी है ताकि बाद में कोई ये ना कह दे कि सबूत पुलिस ने प्लांट किया है या बदल दिया है। समझ गए। अच्छा, जांच के दौरान अगर किसी को गिरफ्तार करना हो तो उसके क्या नियम है? क्या पुलिस जब चाहे जिसे चाहे गिरफ्तार कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गिरफ्तारी के भी नियम है, बीएनएसएस में साफ लिखे हैं। पहली बात, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने परिवार या दोस्त को खबर कर सके। और महिलाओं, नाबालिगों, विकलांग व्यक्तियों के लिए खास नियम है। जैसे महिलाओं के लिए? जैसे किसी महिला को सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले सामान्यतः गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अच्छा। अगर बहुत जरूरी हो तो महिला पुलिस अधिकारी होनी चाहिए और मजिस्ट्रेट से पहले इजाजत लेनी होगी। और गिरफ्तारी के बाद हिरासत में रखने की कोई टाइम लिमिट है? गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना 24 घंटे से ज्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। सिर्फ 24 घंटे? हाँ, इसमें वो टाइम नहीं गिना जाता जो गिरफ्तारी की जगह से मजिस्ट्रेट तक लाने में लगता है। ये नियम इसलिए ताकि किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ना रखा जाए। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है। लेकिन अगर पुलिस को जांच के लिए 24 घंटे से ज्यादा वक्त चाहिए तो मान लीजिए पूछताछ पूरी नहीं हुई, तब पुलिस को उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अच्छा। और अगर आईओ को लगता है कि और पूछताछ या जांच के लिए उसे हिरासत में रखना जरूरी है तो वो मजिस्ट्रेट से और समय मांग सकता है। इसी को रिमांड कहते हैं। रिमांड? हाँ, फिर मजिस्ट्रेट तय करते हैं कि रिमांड देना है या नहीं, और देना है तो कितने दिन का, और वो पुलिस कस्टडी होगी या जुडिशियल कस्टडी यानी जेल। इतनी सारी कार्रवाई होती है जांच में, स्पॉट विजिट, जब्ती, गिरफ्तारी, पूछताछ, ये सब आईओ याद कैसे रखता है या कहीं लिखता है? बिल्कुल। इसके लिए होती है केस डायरी, इसे जांच डायरी भी कहते हैं। केस डायरी? हाँ, इसे आप जांच प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। आईओ को इसमें रोज का काम लिखना होता है। रोज का? हाँ, कि आज जांच में क्या किया, कहाँ गया, किससे मिला, गवाहों के क्या बयान लिए, क्या सबूत मिला, स्पॉट पर क्या देखा, सब कुछ। ये एक तरह से जांच की पूरी स्टेप बाय स्टेप कहानी होती है। ये कॉन्फिडेंशियल होती है, मतलब अभियुक्त इसे नहीं देख सकता पर अदालत देख सकती है। इससे आईओ की जवाबदेही भी तय होती है। और गवाहों के बयानों का क्या होता है? बस लिख लेते हैं? बयान बीएनएसएस के नियमों के तहत दर्ज किए जाते हैं। आईओ सवाल पूछता है, जवाब लिखता है, और अब तो कानून ये भी कहता है कि कुछ गंभीर अपराधों में बयानों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी?
हाँ, इससे बयानों की सच्चाई बढ़ती है और बाद में गवाह के मुकरने की गुंजाइश कम हो जाती है। टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल है ये। ठीक है, तो मान लीजिए सारी जांच हो गई, सबूत मिल गए, बयान हो गए। अब अब क्या? जांच का अंत कैसे होता है? पुलिस कोर्ट को क्या बताती है? जांच पूरी होने के बाद आईओ बीएनएसएस के तहत एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करता है और उसे कोर्ट में पेश करता है। फाइनल रिपोर्ट? हाँ, ये रिपोर्ट मोटे तौर पर दो तरह की हो सकती है। पहली, अगर आईओ को लगता है कि हाँ, अभियुक्त के खिलाफ केस चलाने के लिए काफी सबूत हैं, तो वो आरोप पत्र यानी चार्जशीट फाइल करता है। चार्जशीट? हाँ, इसमें सब कुछ होता है। पार्टियों के नाम, पते, अपराध क्या था, कौन सी धाराएं लगीं, घटना कैसे हुई, गवाह कौन हैं, उनके बयान क्या हैं, क्या क्या जब्त हुआ, मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट और अभियुक्त गिरफ्तार है या जमानत पर, ये सब। और अगर जांच में सबूत न मिले तो? तो दूसरी तरह की रिपोर्ट होती है, अगर पुलिस को लगता है कि केस चलाने लायक सबूत नहीं है या शायद जांच ने पता चला कि मामला ही झूठा था, तो पुलिस अंतिम रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है। इसमें वो बताते हैं कि केस क्यों बंद किया जा रहा है। अच्छा, क्लोजर रिपोर्ट। तो इन रिपोर्ट्स का कोर्ट में क्या होता है? क्या पुलिस ने जो कह दिया वही फाइनल है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस की रिपोर्ट फाइनल फैसला नहीं होती। जब चार्जशीट आती है तो मजिस्ट्रेट उसे देखते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हाँ, पहली नजर में केस बनता है, तो वो अपराध का संज्ञान लेते हैं, चार्ज फ्रेम करते हैं और फिर ट्रायल यानी मुकदमा शुरू होता है। और क्लोजर रिपोर्ट का? क्लोजर रिपोर्ट पर भी मजिस्ट्रेट विचार करते हैं। वो चाहें तो उसे मानकर केस बंद कर दें, या अगर उन्हें लगे कि जांच ठीक से नहीं हुई तो वो पुलिस को और जांच का आदेश दे सकते हैं। अच्छा। या फिर वो क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करके खुद ही केस का संज्ञान ले सकते हैं और ट्रायल शुरू करवा सकते हैं। और एक और बात, जिसने शिकायत की थी ना, हाँ, उससे भी क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति जताने का मौका मिलता है। तो मतलब चेक एंड बैलेंस बने रहते हैं। ये सुनकर तो लग रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में मतलब जीडी से लेके पंचनामा, केस डायरी, फाइनल रिपोर्ट तक हर चीज को लिखने यानी दस्तावेजीकरण का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये पूरी प्रक्रिया दस्तावेजीकरण पर ही टिकी है और ये सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं है। हर कदम का लिखित सबूत होने से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनती है। पुलिस की जवाबदेही तय होती है। बाद में कभी भी जांच की समीक्षा की जा सकती है, किसी आरोप की पड़ताल हो सकती है। यही दस्तावेज आधारित सिस्टम ही भारतीय न्याय संहिता का आधार है। हमने कानून के प्रावधान तो समझे, पर कई बार अदालतों की व्याख्याएं कानून को और साफ कर देती हैं। क्या जीडी और एफआईआर को लेकर अदालतों ने कुछ जरूरी बातें कही हैं? हाँ बिल्कुल, अदालती फैसले बहुत महत्वपूर्ण हैं ये समझने के लिए कि कानून जमीन पर कैसे लागू होगा। जीडी और एफआईआर में कुछ बहुत अहम जजमेंट्स हैं। जैसे? सबसे जरूरी है ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का मामला। इसे लैंडमार्क माना जाता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि अगर पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो एफआईआर दर्ज करना जरूरी है, मैंडेटरी है। कोई बहाना नहीं चलेगा? नहीं, सिर्फ कुछ खास मामलों में जैसे फैमिली डिस्प्यूट, कमर्शियल मामले, करप्शन केस वगैरह में एफआईआर से पहले एक छोटी सी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं, वो भी टाइम बाउंड तरीके से, वरना सीधा एफआईआर। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर सूचना, चाहे संज्ञेय हो या असंज्ञेय, जीडी में जरूर दर्ज होनी चाहिए। तो इस फैसले ने तो पुलिस की मनमानी पर काफी रोक लगाई होगी, खासकर एफआईआर न लिखने के बहाने पर। हाँ, मकसद यही था। फिर अभी हाल में शैलेश कुमार बनाम यूपी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे और पुख्ता किया। अच्छा, उसमें क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि संज्ञेय अपराध की इन्फॉर्मेशन मिलने पर उसे सीधे एफआईआर बुक में दर्ज करना ही प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि पहले सिर्फ जीडी में लिख लिया और छोड़ दिया। अगर पुलिस एक्ट जो जीडी की बात करता है और क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ अब बीएनएसएस जो एफआईआर की बात करता है में कोई टकराव दिखे तो एफआईआर वाले कानून को प्राथमिकता मिलेगी। मतलब जीडी को एफआईआर का विकल्प बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये फैसला इसी प्रवृत्ति को रोकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जीडी एंट्री कभी एफआईआर मानी ही नहीं जा सकती? नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक पुराना केस है सीबीआई बनाम तपन कुमार सिंह। उसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी जीडी एंट्री में ही संज्ञेय अपराध की सारी जरूरी जानकारी है, जैसे मतलब अपराध क्या है, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, किसके खिलाफ हुआ, ये सब, अगर ये सब जीडी एंट्री में है तो उसे एफआईआर माना जा सकता है। लेकिन ललिता कुमारी और शैलेश कुमार के बाद ये साफ है कि नॉर्मल प्रोसेस और प्रायोरिटी एफआईआर दर्ज करने की ही है। जीडी एंट्री को एफआईआर तभी माना जा सकता है जब वो एफआईआर की सारी कानूनी शर्तें पूरी करती हो। तो कुल मिलाकर अदालतें
ये पक्का कर रही हैं कि प्रक्रिया का सही से पालन हो, पुलिस जवाबदेह रहे और लोगों को न्याय आसानी से मिले। बिल्कुल, इन सभी फैसलों का निचोड़ यही है। जीडी जरूरी है, पर संज्ञेय अपराध में एफआईआर पहली प्राथमिकता है। दोनों ही पारदर्शिता और जवाबदेही के साधन हैं। और ये भी याद रखना जरूरी है कि अगर पुलिस एफआईआर न लिखे तो नागरिक चुप न बैठें। वो सीनियर अफसरों से शिकायत कर सकते हैं या सीधे मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश के लिए। इसका कानूनी रास्ता है। तो हमने देखा कि कैसे एक शिकायत या सूचना मिलने पर पुलिस भारतीय न्याय संहिता के तहत एक तयशुदा, एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करती है। जी, ये सफर जर्नल डायरी में पहली एंट्री से शुरू होता है। जरूरत पड़ने पर 0 एफआईआर की सुविधा भी है, और अगर मामला संज्ञेय है तो एफआईआर के औपचारिक पंजीकरण तक पहुंचता है। फिर होती है विस्तृत जांच, जिसमें घटना स्थल का मुआयना, पंचनामा के जरिए सबूतों की जब्ती, गिरफ्तारी के नियम, केस डायरी में हर चीज का रिकॉर्ड और गवाहों के बयान शामिल हैं। सही। और आखिर में जांच के नतीजे के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट पेश होती है। हमने ये भी समझा कि हर कदम पर दस्तावेजीकरण कितना जरूरी है। बहुत जरूरी। महिलाओं और बच्चों जैसे संवेदनशील समूहों के लिए खास प्रावधान कैसे प्रक्रिया को मानवीय बनाते हैं, और कैसे कोर्ट के फैसलों ने इन प्रक्रियाओं को वक्त के साथ और साफ और मजबूत किया है। और ये पूरी व्यवस्था, ये सारे नियम कानून इसीलिए हैं ताकि पुलिस को जो शक्तियां मिली हैं कानून लागू करने की, रहे। हर कदम, हर दस्तावेज पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की कोशिश है, ताकि न्याय की प्रक्रिया भरोसेमंद और असरदार हो। ये पूरी प्रक्रिया, जैसा हमने देखा, दस्तावेजीकरण पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। जीडी, केस डायरी, पंचनामा, सब कुछ लिखित में। अब सोचने वाली बात यह है कि आज के डिजिटल युग में, जहां जानकारी इतनी तेजी से शेयर होती है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आम हैं, डेटा को सुरक्षित रखने के नए तरीके हैं, तो ये जो पारंपरिक दस्तावेजीकरण की प्रक्रियाएं हैं, ये भविष्य में कैसे बदलेंगी? क्या टेक्नोलॉजी इन्हीं और ज्यादा पारदर्शी, तेज और सुरक्षित बना सकती है, जिससे शायद न्याय और जल्दी मिले? या फिर डिजिटल दुनिया में रिकॉर्ड रखने और उनकी सुरक्षा के अपने नए चैलेंज सामने आएंगे? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।